हाय स्टूडेंट्स, मैं विकास अग्रवाल आ गया हूँ आपके सामने प्रयास सीरीज़ का नेक्स्ट सेशन लेकर। हम लोग आज की सीरीज़ में या आज के सेशन में क्या करने वाले हैं आपको बताता हूँ। उसके पहले मैं प्रयास सीरीज़ में हम क्या करते हैं वो बताता हूँ। प्रयास सीरीज़ में हम NSCJS 2024 के लिए फिज़िक्स की तैयारी कर रहे हैं और ये सारे के सारे टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं, जिसमें कि अभी हम इस स्टेज पे चल रहे हैं। ठीक है, यस, अभी ये वाला चैप्टर जो है दिस इज़ दी ऑनगोइंग चैप्टर। तो आज हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा NSCJS रैंकर्स 2024 बैच के बारे में। ये बैच 8 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था और इसके अंदर भी हम NSCJS 2024 की तैयारी करवाते हैं। तो हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम प्रयास सीरीज़? तो पहली बात तो ये है कि प्रयास सीरीज़ में हम आपको जो क्वेश्चंस देते हैं वी डोंट हैव एनी वे ऑफ डिस्कसिंग दोज क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस बैच के अंदर आपके साथ जो आपको होमवर्क शेयर किया जाएगा उसका डिस्कशन भी होता है। ठीक है, और रेगुलर टेस्ट होते हैं। मैं आपको फीचर्स बता देता हूँ बैच के। तो इसमें आपको 150 प्लस लाइव सेशंस मिलेंगे, जिसमें कि 2 फिजिक्स के, 2 केमिस्ट्री के, 2 बायोलॉजी के सेशंस हर वीक हुआ करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा सेशंस भी होंगे। ठीक है, आपको रेगुलर टेस्ट मिलेंगे जो कि NSCJS पैटर्न पे होंगे। आपको टीचर्स की मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, हम आपको एक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे, जिस ग्रुप में इस बैच के बाकी बच्चे प्रेजेंट हैं, ताकि आप इन बच्चों से इंटरेक्ट कर सके, आप अपनी क्वेरीज यहाँ पे पोस्ट कर सकें। यहाँ पे काफ़ी हेल्दी डिस्कशन होता है ऑलरेडी। बच्चे आपस में एक दूसरे के डाउट काफ़ी सॉल्व करते रहते हैं। आपको सैम सपोर्ट मिलेगा। सो सैम इज स्टूडेंट्स का अकेडमिक मेंटर। सो सैम विल बी अ पर्सन जो कि आपकी पूरी जर्नी को ट्रैक करेगा, आपके साथ एसोसिएटेड रहेगा और आपको वेदांतों में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो वो इंश्योर करेंगे। ठीक है, तत्व होता है वो बुकलेट, वो मटीरियल जिसमें थ्योरी और क्वेश्चंस प्रेजेंट होते हैं। हम आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी देंगे। ठीक है, और जो बैच की लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश रहेगी। बैच की प्राइस कितनी है? बैच की प्राइस है 4444 रुपीज़। ठीक है, जो कि आप 10% डिस्काउंट पे अवेल कर सकते हैं। डिस्काउंट लेने के लिए आपको जो कूपन कोड यूज़ करना है वो है VOS Pro। इस कूपन कोड के साथ आप ये डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। और बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कैसे करेंगे, उसके लिए इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करके ये पेमेंट करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑन दैट नोट लेट्स सी कि सर्कुलर मोशन में हमें क्या कवर करना है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में पिछले सेशन में हमने इसके बारे में बात करी थी, बेसिक्स ऑफ 2D मोशन की बात करी थी, जिसमें कि हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उनके बारे में बात करी थी। ठीक है, आज हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो यूनिफॉर्म और सर्कुलर, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? सो सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन इन विच पार्टिकल मूव्स ऑन द सर्कल विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब पार्टिकल सर्कल पे चल रहा है और अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट है, माइंड यू मैं स्पीड को कांस्टेंट कह रहा हूं, मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं कह रहा हूं। वेलोसिटी को कांस्टेंट इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो नहीं सकती। सर्कुलर पाथ पे अगर पार्टिकल चल रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे होगी? तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। ठीक है, तो लेकिन अगर हमने स्पीड को कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया है तो ये जो एग्जाम्पल होता है ये बन जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल बन जाता है ये। और अगर यही स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है, तो फिर ये एग्जाम्पल होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो पहले हम इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग समझ लेते हैं कि यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। यूनिफॉर्म वो होता है जिसमें कि पार्टिकल सर्कल पे चलता है विद अ कांस्टेंट स्पीड, और नॉन यूनिफॉर्म वो होता है जिसमें पार्टिकल सर्कल पे चलता है विद अ वेरिंग स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के क्या कुछ एग्जाम्पल्स हमें मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। ठीक है, एक घड़ी के बारे में सोचो। घड़ी की जो सुई है, उस सुई का जो टिप है, ठीक है, ये जो टिप है, ये टिप यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर मोशन करता है। ठीक है, ये समझ आ रहा है? चाहे ये टिप आवर हैंड का हो, मिनट हैंड का हो या सेकंड हैंड का हो। ठीक है, हाँ, तुम बोल सकते हो कि सर ये टिप तो हमें ऐसे अटक अटक के घूमता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो वो बात सही है, लेकिन अगर ये अटकने का जो एंगल है ये काफ़ी स्मॉल बना दिया जाए, तो जो कि काफ़ी कई घड़ियों में होता है। कई घड़ियाँ ऐसी होती है जिनमें ये जो मोशन एकदम कंटिन्यूस दिखाई देता है, तुम्हें ऐसे इस तरह का मोशन नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो उन घड़ियों के अंदर हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहा है। कोई बेटर एग्जांपल नहीं है कि सर? अरे बिल्कुल है भाई, बेटर एग्जांपल क्यों नहीं है? बेटर एग्जांपल अगर चाहिए तो जैसे ये अर्थ है अगर, ठीक है, तो अर्थ के अराउंड मून जा रहा है और सन के अराउंड अर्थ जा रहा है। अगेन इनकी ऑर्बिट्स एग्जैक्टली सर्कुलर तो नहीं होती है, बट दे आर लगभग सर्कुलर ही होती है। तो जैसे हम मून का जो मोशन है अर्थ के अराउंड, इसको हम सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं। और नहीं तो हम यही बोल सकते हैं कि अर्थ जब अपनी एक्सिस पे घूम रहा है तो इक्वेटर पे खड़ा एक बंदा या इक्वेटर पे बनी एक बिल्डिंग वो ऐसे घूम रही है। सो दैट इज अनदर एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। हियर वी आर डिसरिगार्डिंग द मोशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन।
ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल दो सर, बिल्कुल देते हैं। तो तुम अपने घर में पंखा ऑन करो, तो जैसे ही तुम पंखा ऑन करोगे तो पंखे की ब्लेड, फैन की ब्लेड का जो टिप है वो सर्कुलर मोशन में जाएगा और वो सर्कल की स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये जब तक फैन अपनी टॉप स्पीड को अटेन ना कर ले तब तक इस पार्टिकल ने जो मोशन एग्जीक्यूट किया था वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था। फिर फैन ने जब अपनी टॉप स्पीड को अटेन कर लिया है तो अब ये सेम स्पीड से घूमे जा रहा है। अब ये एग्जांपल हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। फिर तुमने फैन को स्विच ऑफ कर दिया तो अब ये घूमते घूमते स्लो डाउन होकर रुक जाएगा। तो ये जो रुकने की प्रोसेस है इसमें पार्टिकल ने जो मोशन करा है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आई होप आप लोगों को इन प्रिंसिपल ये क्लैरिटी तो आ गई कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं। ठीक है, अगर ये क्लैरिटी आ गई तो इस क्लैरिटी मात्र से, केवल इतनी बात पता होने से, ठीक है, केवल इतनी बात पता होने से काफी इन्फ्रेंसेस निकाले जा सकते हैं। वो इन्फ्रेंसेस क्या है उन पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम कह रहे हैं कि भैया स्पीड कांस्टेंट है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ये है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, तो पार्टिकल चल रहा है सर्कल पे v स्पीड से, r रेडियस है इसका, इसमें कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन नॉर्मल तो होगा। ठीक है, नॉर्मल तो होगा। हमें पता है कि पार्टिकल अगर सर्कल पे चलता है तो नॉर्मल एक्सेलरेशन डेफिनेटली प्रेजेंट होता है। तो हमको ये पता लग गया कि नॉर्मल एक्सेलरेशन है, और इतना ही नहीं, हमें ये भी पता लग गया कि टोटल एक्सेलरेशन ही नॉर्मल एक्सेलरेशन है क्योंकि टेंजेंशियल 0 है। तो जो भी एक्सेलरेशन है वो नॉर्मल की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन वेक्टर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। एक्सेलरेशन वेक्टर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। देखो यहाँ तक आ रही है की बात समझ में। ठीक है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर, तो ये अभी मैंने नॉर्मल एक्सेलरेशन ड्रॉ किया, लेकिन अगर मुझे टोटल एक्सेलरेशन ड्रॉ करना होता तो वो भी इधर की तरफ ही हो जाता। तो ये तो बात हो गई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। व्हाट अबाउट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें हम क्या क्या बातें कह सकते हैं। अगेन केवल डेफिनेशन से ही, मतलब कि केवल इस बात से कि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड इज वेरिंग, इसमें तो स्पीड वेरी कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो नॉन जीरो होगा। इसका मतलब ये है कि जब टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे, जैसे एक टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा, एक नॉर्मल कंपोनेंट आएगा, तो एक्सेलरेशन वेक्टर जो है ये टुवर्ड सेंटर तो डायरेक्टेड नहीं होगा, ये तो श्योर है। ठीक है, सो एक्सेलरेशन वेक्टर इज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। ये देखो हमें समझ में आ रहा है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये हो गया, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये हो गया। अब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डायनामिक्स के ऊपर कुछ सिचुएशन देखते हैं। मतलब डायनामिक्स का मतलब क्या हुआ कि कुछ फोर्स रिलेटेड बातें करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। ठीक है, तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो ये मान लेते हैं एक हॉरिजॉन्टल टेबल है। ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल है। ठीक है, जो कि स्मूथ है, इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है। ठीक है, हमने क्या करा, हमने इस टेबल पर एक नेल लगा दी, एक बीच में कील ठोक दी हमने। ठीक है, कील ठोकने के बाद हमने क्या करा, हमने कील से एक डोरी बांध दी और डोरी बांध के यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक अटैच कर दिया। ठीक है, ये देखो आ रहा है क्या समझ में। इस ब्लॉक का मास मान लेते हैं m, इसकी लेंथ मान लेते हैं l। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने इस ब्लॉक को हिट करा। ठीक है, हमने इसको ऐसे ऐसे ठाक करके हिट कर दिया, जिससे कि इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई v0। ठीक है, तो अब मैं पहले चाहूँगा कि आप लोग ये इमेजिन करें कि इस ब्लॉक का मोशन कैसे होने वाला है। ठीक है, वहाँ पे एक कील बंधी हुई है, कील से डोरी बंधी हुई है। ठीक है, स्ट्रिंग का एक एंड नेल से अटैच्ड है, दूसरा एंड ब्लॉक से अटैच्ड है। तो इस केस में व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज गोइंग टू टेक प्लेस? आर यू सेइंग कि ये पार्टिकल जो है या जो ब्लॉक है ये ऐसे सर्कल में जाने लग जाएगा? कैन यू इमेजिन दिस? बिकॉज इफ यू आर इमेजिनिंग दिस देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, हमने इसको वेलोसिटी दी है, स्ट्रिंग से बंधा होने के कारण ये स्ट्रेट तो जा नहीं पाएगा, सर्कल पे जाएगा। ठीक है, तो पहला सवाल हमारे मन में जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि क्या ये ब्लॉक की स्पीड चेंज हो रही है? यहाँ पे पहुँच के इसकी स्पीड अभी सेम होगी या डिफरेंट होगी? ठीक है, तो इसका आंसर करने के लिए तुम सोचो कि इस ब्लॉक का अगर मैं FBD बनाता, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से फोर्स होते हैं? अगर इसका FBD बनाया जाता तो इस पर स्ट्रिंग की वजह से टेंशन लग जाता, एक नॉर्मल लग सकता था और एक mg लग सकता था। बस यही फोर्स लगते, देखो और कोई फोर्स तो लगता नहीं। ठीक है, तो इसके ऊपर केवल 3 फोर्स लगते। अब इसमें नोटिस करो कि ये जो टेंशन है, दिस टेंशन विल नॉट डू एनी वर्क, क्योंकि टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। नोटिस करो, टेंशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द रेडियस एंड वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, सो टेंशन विल नॉट डू एनी वर्क। नॉर्मल और mg भी कोई वर्क नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मल mg दोनों वर्टिकल फोर्सेस हैं, जबकि ब्लॉक घूम रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में।
ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। mg का वर्क कैलकुलेट करना हमें आता भी है, देयर इज नो चेंज इन हाइट, सो देयर वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी नेग्लिजिबल, विल बी जीरो। नॉर्मल का वर्क भी जीरो है, हमने पहले भी हमने वर्क एनर्जी चैप्टर में पढ़ी हुई ये बातें। तो टोटल वर्क डन जीरो है, क्योंकि टोटल वर्क डन जीरो है, ठीक है, क्योंकि टोटल वर्क जीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब स्पीड भी कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो हमको ये तो पता लग गया कि जब ये पार्टिकल ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ये ब्लॉक जब सर्कल में ट्रैवल कर रहा है, तो इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। अब अगर इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया गया है कि भाई बताओ टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी है। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो, हम ये कह सकते हैं कि इस ब्लॉक के लिए, जैसे ये मान लेते हैं मैंने इनिशियल मोमेंट का ही फिगर बनाया है, तो इसका जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये सर्कल पे चल रहा है और क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो इसका नेट एक्सेलरेशन सर्कल की तरफ v²/r होना चाहिए, नॉर्मल एक्सेलरेशन। और अगर हमको एक्सेलरेशन पता है तो हम लिखेंगे नेट फोर्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लिखेंगे हम, न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आंसर आ गया, दिस इज द टेंशन। देखो आएगा समझ में, एफबीडी बना हुआ है, एक्सेलरेशन हमें पता है, ठीक है। एक्सेलरेशन कैसे पता है? पार्टिकल सर्कल पे चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो केवल नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा, उसकी वैल्यू v²/r होती है, r की जगह पे l आ गया, ठीक है। तो टेंशन की जो वैल्यू आ गई वो mv0²/r आ गई। देखो आ रहेगा समझ में, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इस तरीके का, ठीक है। तो इस बार मैं पिछली वाली सिचुएशन को ही थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ी और बड़ी टेबल ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ी और बड़ी टेबल ले लेते हैं। इसमें हमने यहाँ पे लगाई नेल, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे अटैच किया एक ब्लॉक और यहाँ पे अटैच किया एक दूसरा ब्लॉक। ये ब्लॉक के साइज छोटे छोटे हैं, इनको इग्नोर कर देना, मतलब कि इतने बड़े बड़े नहीं हैं, ठीक है। तो ये लेंथ है L1 और ये लेंथ है L2, ठीक है। अगेन ये सरफेस है स्मूथ, ठीक है, ये सरफेस है स्मूथ। अब देखो, अगर हम इन दोनों ब्लॉक को हिट करें और थोड़ा कैलकुलेशन करके प्रॉपर, ऐसा नहीं कि मैं कोई रैंडम वेलोसिटी दे दूंगा तो वो नहीं होगा जो मैं चाहता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे हिट करूँ, ठीक है, कुछ स्पेशल कैलकुलेटेड वेलोसिटीज इनको दी जाए, तो ऐसा पॉसिबल है कि ये दोनों सर्कल में घूमते रहें और हमेशा सेम रेडियल लाइन पे बने रहे। मतलब कि कुछ देर बाद हमको ये फिगर जब दिखाई दे तो हो सकता है कि ऐसा फिगर दिखाई दे कि एक ब्लॉक यहाँ पर है और दूसरा ब्लॉक, समझ में आ रहा है, कि ये घूम के यहाँ गया, ये घूम के यहाँ गया, समझ आ रही बात, ठीक है। तो ये करने के लिए इनको जो स्पीड्स दी जाएंगी वो कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। फिलहाल मान लेते हैं कि उनको हम v1 v2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लेते हैं v1 हमें पता है, v2 हमें पता है, ठीक है। और हमसे पूछ लिया गया कि ये स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 में टेंशन्स कितनी हैं, T1 कितनी है ये बताओ और T2 कितनी है ये बताओ। तो देखो क्वेश्चन क्लियर है क्या, ठीक है। क्वेश्चन अगर क्लियर है तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो मैं ये वाला फिगर मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ये नोटिस करो कि अगर मैं इनका मास मान लेते हैं m1 और m2, मासेस भी की मैंने, अगर मैं m1 मास का FBD बनाता हूँ, कैन यू टेल मी हाउ मेनी फोर्सेस विल बी देयर? FBD बनाने के रूल तुमको पता है, ठीक है। m1 मास का FBD बनाएंगे, इसको एनसर्कल करेंगे तो हमें ये स्ट्रिंग काटनी पड़ेगी, उसकी टेंशन आ गई, हमें ये स्ट्रिंग काटनी पड़ेगी, उसकी टेंशन भी आ गई, हमें ग्राउंड से कॉन्टैक्ट ब्रेक करना पड़ेगा, नॉर्मल आ गया और mg आ गया, तो ये फोर्सेस आ जाएंगे, ठीक है। और नोटिस करो कि m1 जिस सर्कल पे चल रहा है उसका रेडियस है L1, ठीक है। तो m1 का एक्सेलरेशन हम कितना बताएंगे? m1 का एक्सेलरेशन इधर की तरफ बताएंगे v1²/L1, ठीक है। तो m1 के लिए इक्वेशन नेट फोर्स इन दैट डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू m1 इंटू v1²/L1। ये एक इक्वेशन हो गई, देखो आ रहा है समझ में। इसी तरीके से अब हम m2 का FBD बनाते हैं, ठीक है। तो m2 के FBD में, ठीक है, m2 का FBD बनाएंगे, नोटिस करो इसको एनसर्कल करेंगे, ठीक है। तो ये एक ही स्ट्रिंग के कांटेक्ट में है, ठीक है। तो इधर आ जाएगा T2, इसके ऊपर आ जाएगा एक नॉर्मल फोर्स और इधर आ जाएगा m2, और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है। ये कितने रेडियस के सर्कल में जा रहा है, ठीक है। ये जिस सर्कल में जा रहा है उसका रेडियस है L1 प्लस L2, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है v2² प्लस L2, ठीक है। तो इक्वेशन बनेगी T2 इज इक्वल्स टू m2 v2² L1 प्लस L2। ये क्लियर है बच्चों?
तो बस इस T2 को उठा के यहाँ पे डाल देंगे तो T1 भी आ जाएगा। मतलब T2 तो आ ही गया है, T1 को उठा के वहाँ पे T2 तो आ ही गया है, T2 को उठा के वहाँ पे डालेंगे तो T1 की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है किस तरीके से करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूँ। तो सपोज एक स्मूथ कोन है इस तरीके की, ये चलो कोन वाला बाद में देता हूँ, पहले दूसरा देता हूँ। ठीक है, कोन वाला अभी नहीं, पहले कोनिकल पेंडुलम का देता हूँ। तो ये एक पेंडुलम है, m मास है। ठीक है, अरे समझे, हमने अगर इसको यूँ साइड में ले जाके छोड़ देंगे तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। ठीक है, लेकिन हमने क्या करा, हमने साइड में ले जाके छोड़ा नहीं है। ठीक है, हम इसको साइड में ले जाके यहाँ पे ऐसे हिट कर दिया, स्क्रीन के अंदर हिट कर दिया इसको। ठीक है, तो हमारे हिट करने के बाद व्हाट वी विल नोटिस इज कि ये ऐसे सर्कल में जाने लगा। ये समझ आ रहा है। ठीक है, इस स्ट्रिंग की लेंथ को L मान लो, ये एंगल थीटा मान लो, इसका मास m मान लो। ठीक है, तो तुम्हें क्या पता लगाना है, तुम्हें ये पता लगाना है कि हमने कितनी स्पीड दी होगी इसको। ठीक है, v0 कितना रखा होगा हमने। क्लियर है यहाँ तक। और तुम्हें क्या क्या क्वांटिटी गिवन है मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ, जस्ट मिनट गाइस। हाँ, m v0 l और थीटा ये सब गिवन है। v0 नहीं गिवन है, v0 निकालना है तुम्हें। ठीक है, तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखो ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करें। ठीक है, वीडियो पॉज कर दो और खुद ट्राई करो। होपफुली आपने कर लिया है। तो पहले हम इसमें क्या नोटिस करेंगे कि ये पार्टिकल ऐसे सर्कल में जा रहा है जिसका रेडियस कितना है, रेडियस कितना है, क्या हम ये रेडियस निकाल सकते हैं। तो ये रेडियस निकलेगा ज्योमेट्री से। ठीक है, जैसे हमको ये लेंथ चाहिए, ये एंगल थीटा है, ये लेंथ l है, तो r की वैल्यू l साइन थीटा हो जाएगी क्या, चेक करो। ठीक है, अब ये रेडियस अगर आ गया तो देखो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर हुआ, कितना हुआ, v0 स्क्वायर बाय r, ये इसका एक्सेलरेशन हुआ। ठीक है, अब इसका FBD अगर मैं बनाऊं तो इसको एनसर्कल करूंगा तो केवल स्ट्रिंग कट होगी, तो इसके FBD में कॉन्टैक्ट फोर्स तो केवल टेंशन होगा जो कि वर्टिकल से थीटा एंगल पे है। ये देखो आ रहा है क्या समझ में, मतलब ये इधर की तरफ लगेगा तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा फोर्स mg है। ठीक है, एक्सेलरेशन इधर की तरफ है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों फोर्सेस को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे। यही करते हैं हमने पूरे एनालिसिस में, यही किया है। ठीक है, तो t का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा t cos थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा t sin थीटा, और नीचे की तरफ आ गया mg। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन केवल हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है, तो वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे। तो t cos थीटा की वैल्यू आ गई mg, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है तो यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा एक्सेलरेशन के लिए। तो t sin थीटा इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है v0 स्क्वायर बाय r। ठीक है, तो यहाँ से हम v0 निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इनको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो डिवाइड करने से आ जाएगा tan थीटा। ठीक है, साइन बाय कॉस किया मैंने, tan थीटा इज इक्वल्स टू v0 स्क्वायर बाय आर जी, ये आ गया। तो v0 की वैल्यू आ जाएगी रूट आर जी टैन थीटा, और r की जगह पे तुम l साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सो दैट विल गिव यू द आंसर। क्लियर बच्चों, तो इस तरीके से हम स्पीड निकाल लेंगे इस केस में। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अभी हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ये अगेन न्यूटन सेकंड लॉ पर ही बेस्ड है, F इक्वल टू ma। बस यहाँ पे a एक नया तरीके का है। ठीक है, a यहाँ पर v स्क्वायर बाय r वाला यूज हो रहा है। क्लियर है, और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलो अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल हम देखेंगे, इस बार मान लेते हैं कोन है ऐसे। ठीक है, कोन है, इस कोन का जो ये एंगल है ये थीटा मान लेते हैं। ठीक है, ये एक स्मूथ फिक्स्ड कोन है। ठीक है, ये एक स्मूथ फिक्स्ड कोन है। तो हो ये रहा है कि यहाँ पे एक m मास का ब्लॉक है, उसको हमने अगेन परपेंडिकुलर यूं अंदर की तरफ वेलोसिटी दी जिससे कि ये ऐसे सर्कल में चलने लगा। ठीक है, तो ये v0 कितना है ये हमको निकालना है। ठीक है, ये v0 कितना होगा वो हमें निकालना है। और हमें गिवन क्या है,
ये लेंथ मान लेते हैं, ये लेंथ L मान लेते हैं, L गिवन है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो देखो, अगेन सबसे पहली चीज़ तो हमें रेडियस पता करना चाहिए, ठीक है। ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, ये रेडियस है। तो अगेन ये डिस्टेंस L है, ये एंगल थीटा है, तो R की वैल्यू जो है L साइन थीटा आ जाएगी, ठीक है। और अब अगर मैं FBD के बारे में सोचूं तो इसका कॉन्टैक्ट केवल कोन से है, तो क्योंकि कोन से कॉन्टैक्ट है तो इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा N और इसके ऊपर mg लगेगा, ठीक है। और इस नॉर्मल का एंगल कितना बनेगा, ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा बनेगा, ठीक है। तो अगेन हम दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो n का एक कंपोनेंट इधर की तरफ ये आ जाएगा n cos थीटा, एक कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा n sin थीटा, एक mg नीचे की तरफ आएगा। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है तो वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, तो n sin थीटा की जो वैल्यू है ये mg के बराबर आ जाएगी, ठीक है। मैंने कंपोनेंट वगैरह सही लिया ना, एक बार देख लेते हैं, हाँ सही लग रहा है। और n cos थीटा जो बनेगा, n cos थीटा बनेगा m v0 स्क्वायर बाय r, वापस डिवाइड कर देते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू फिर से देखो gr बाय v0 स्क्वायर, ये आ गई। देखो क्लियर है क्या, यहाँ तो क्लियर है। आई होप कुछ गड़बड़ नहीं है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से v0 कितना आ रहा है, v0 आ रहा है रूट rg cot थीटा। देखो क्लियर है क्या बच्चों, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सही है, क्लियर है। r की वैल्यू हम फिर से sin थीटा डाल देंगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से, मतलब न्यूटन सेकंड लॉ यूज़ हम न्यूटन सेकंड लॉ ही कर रहे हैं, ठीक है। बस एक्सेलरेशन एक डिफरेंट तरीके का लिख रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होते हैं। तो बच्चों देखो, मैं बताता हूँ कि ये क्या होते हैं। देखो मैं पहले बात करता हूँ सेंट्रीपिटल क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दो टर्म है जिनसे आपको अपने आप को फेमिलराइज करवाना है। तो सेंट्रीपिटल क्या होता है मैं बताता हूँ। नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। या सेंट्रीपिटल फोर्स एक रोल होता है जो किसी को प्ले करना होता है, ये कोई एडिशनल फोर्स नहीं है जो हमें FBD में ड्रॉ करना होता है। बहुत सारे बच्चे जो मैंने देखे हैं वो ना सेंट्रीपिटल फोर्स को एक एडिशनल फोर्स की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं, वो FBD के अंदर एक एक्स्ट्रा फोर्स ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है, ये एक रोल है जो किसी एग्जिस्टिंग फोर्स को प्ले करना होता है जिससे कि सर्कुलर मोशन हो सके, ठीक है। मतलब इट्स मोर लाइक कि जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है, ठीक है, उसमें 11 प्लेयर्स होते हैं और एक कैप्टन होता है, एक विकेट कीपर होता है। तो ऐसा नहीं है कि 11 प्लेयर प्लस 1 कैप्टन प्लस 1 विकेट कीपर, ऐसा नहीं होता, ठीक है। 11 प्लेयर्स होते हैं, उसमें से किसी को कैप्टन का रोल दे दिया जाता है, किसी को विकेट कीपर का रोल दे दिया जाता है, ठीक है। वो एडिशनल प्लेयर्स नहीं होते हैं। सिमिलरली जो एग्जिस्टिंग फोर्सेज हैं, जो रियल फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, उनमें से कोई ना कोई फोर्स या कुछ फोर्सेस का कॉम्बिनेशन या उनके कंपोनेंट्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, दिस इज द फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। जैसे ये जो पहला एग्जांपल हमने किया था, हम सारे एग्जांपल्स को दोबारा देखते हैं। इस एग्जांपल में हमने ये FBD बनाया था, इसमें से वो कौन सा फोर्स है जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, आप देखो नोटिस करो। तो इसमें जो टेंशन फोर्स है वो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। सो इस क्वेश्चन के अंदर टेंशन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर टेंशन जो था, दिस वाज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग, ठीक है, सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करने वाला, सेंटर सीकिंग, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस क्वेश्चन में T था। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं जाता हूं, जो ये वाला क्वेश्चन था, इसमें अगर मैं पूछूं कि m1 मास के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन था, तो m1 मास के लिए टुवर्ड सेंटर एक्ट करने वाला नेट फोर्स T1 माइनस T2 था। सो T1 माइनस T2 वॉज द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर m1। m2 के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन था, m2 के लिए T2 वॉज द सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज ये टुवर्ड सेंटर एक्ट कर रहा था। आ रहा है समझ में। स्ट्रिंग वाले एग्जांपल में, पेंडुलम वाले एग्जांपल में, इसको कोनिकल पेंडुलम कहते हैं। ये जो अरेंजमेंट है इसको कोनिकल पेंडुलम कहा जाता है, ठीक है। तो कोनिकल पेंडुलम के केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा था,
तो देखो हमने यहाँ FBD बनाया, यहाँ पे फोर्सेस को रिजॉल्व करा। टी साइन थीटा जो फोर्स था ये सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा था, सेंटर ऑफ द सर्कल, तो टी साइन थीटा जो था वो सेंट्रीपिटल फोर्स था। ठीक है, इस वाले केस में जब कोन की सरफेस पे पार्टिकल घूम रहा है, इस वाले केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा था? तो अगेन FBD बनाने के बाद हमने फोर्स को रिजॉल्व करा, ये टुवर्ड सेंटर एक्ट कर रहा है, तो इसमें n cos थीटा तो जा वो सेंट्रीपिटल फोर्स था। समझ आ रही है बच्चों? तो तुम जो FBD बना रहे हो उसमें कोई नया फोर्स ऐड नहीं करना है। ठीक है, एग्जिस्टिंग फोर्स में से उनको रिजॉल्व करने के बाद आपको ये देखना है कि टुवर्ड सेंटर कौन सी नेट वैल्यू ऑफ फोर्स है। जो नेट वैल्यू ऑफ फोर्स है दैट इज वट एवर फोर्स इज टुवर्ड सेंटर, नेट ऑफ दोज। ठीक है, उनको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है, अच्छा अब एक और चीज नोटिस करो, अगर हम ये कह रहे हैं कि सेंटर की तरफ एक्ट करने वाले नेट फोर्स को सेंट्रीपिटल कहते हैं, तो नेट फोर्स तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो v²/r होता है। ठीक है, तो क्या सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा ही mv²/r के बराबर आएगा? बिल्कुल आएगा, देखो आ ही रहा है। यहाँ पे टेंशन को हमने mv²/r के बराबर डाला। ठीक है, उसके बाद देखो T1 माइनस T2 को हमने mv²/r के बराबर डाला, फिर हमने T2 को mv²/r के बराबर डाला। ठीक है, फिर हमने T साइन थीटा को mv²/r के बराबर डाला। ठीक है, फिर हमने n cos थीटा को mv²/r के बराबर डाला। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बाय डेफिनेशन इज द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। व्हाट इट इज इक्वल टू? इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू mv²/r। व्हाई? अरे भाई ये न्यूटन सेकंड लॉ ही तो है, और क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ भी तो ये कहती है कि किसी डायरेक्शन में जो नेट फोर्स लग रहा है वो उस डायरेक्शन के मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो सेंट्रीपिटल वर्ड जब हमने यूज कर लिया तो हमने डायरेक्शन डिफाइन कर दी। हमने कहा कि सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसको हम सेंट्रीपिटल कहेंगे, और क्योंकि वो नेट फोर्स है तो वो हमेशा मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर तो आएगा ही। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल मतलब बहुत बार क्या होता है, मैं बताता हूँ, बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, वो ये याद कर लेते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r होता है, और उनको लगता है कि अब हमें mv²/r एक नया फोर्स FBD में इंक्लूड कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है बच्चों, एग्जिस्टिंग फोर्सेस जो हैं, ठीक है, उनकी जो नेट वैल्यू टुवर्ड सेंटर है उसी को सेंट्रीपिटल बोलते हैं, और क्योंकि वो नेट वैल्यू है तो वो मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल आएगी, इसलिए हम उसी को mv²/r से इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो क्या सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r के बराबर होता है? हाँ होता है, पर वो बराबर इसलिए आ रहा है क्योंकि दैट इज नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर विच ऑट टू बी इक्वल टू mv²/r। क्लियर बच्चों? तो ये हो गई बात सेंट्रीपिटल फोर्स की। अब बात आती है कि भैया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, मैं अभी आपको उतना बताता हूँ जितना आपको चमकेगा, NSCGS लेवल पे आपको जितने की जरूरत पड़ेगी, आप जितना समझ पाओगे मैं उतना बताता हूँ। सपोज हम इस ब्लॉक का FBD इस ब्लॉक के ऊपर बैठ के बनाते हैं। ठीक है, हम इस ब्लॉक का FBD इस ब्लॉक के ऊपर बैठ के बनाते हैं। हमने ये चीज पढ़ी हुई है बच्चों, सीडो फोर्स। ठीक है, तो ये जो आदमी ब्लॉक के ऊपर बैठा है, इसको हम इनर्शियल फ्रेम कहते हैं या नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं? ये जरा याद करके बताओ मुझे। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम वो होते हैं जिनमें एक्सेलरेशन नहीं होता, जिसमें हम न्यूटन्स लॉ को डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, और नॉन इनर्शियल फ्रेम वो होते हैं जिनमें एक्सेलरेशन होता है, और इसीलिए हम न्यूटन्स लॉ को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाते, हमें सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है अप्लाई करने के लिए। क्योंकि ये ब्लॉक पे बैठा है और ब्लॉक खुद एक्सेलरेटेड है, तो सीडो फोर्स हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इट्स अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। इस फ्रेम में ये ब्लॉक को रेस्ट पे बताएगा या मूविंग बताएगा? ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉक पे खुद बैठा हुआ है तो ये ब्लॉक को रेस्ट पे बताएगा, तो ये कहेगा ब्लॉक रेस्ट पे है, और FBD में ये 3 फोर्स तो आएगा। अब मैं सीडो फोर्स और ड्रॉ कर देता हूँ। सीडो फोर्स ड्रॉ करने का आई होप आपको नियम याद है बच्चों। सीडो फोर्स ड्रॉ करने का नियम होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर कितना है? क्योंकि ये ब्लॉक पे बैठा है तो v²/r है, और डायरेक्शन ऑफ सीडो फोर्स क्या होती है? वो होती है एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर के ऑपोजिट। ठीक है, तो इस पे सीडो फोर्स इधर आ जाएगा जो कि होगा mv²/l के बराबर। ठीक है, और अब ये ऑब्जर्वर कहेगा कि भाई नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए तो t को इसके बराबर डाल दो। इक्वेशन वही बनेगी, लेकिन हमारे सोचने का तरीका बदल चुका है। ठीक है, पहले हम कह रहे थे कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है क्योंकि हम ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहे थे। अब हमने कहा कि हम जाके ब्लॉक के ऊपर बैठ जाएंगे। अब ब्लॉक के ऊपर जाके बैठ गए तो ब्लॉक आपको रेस्ट पे नजर आएगा, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो ये नेट फोर्स 0 कैसे होगा? सीडो फोर्स ऐड करने के बाद रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं सेम चीज यहाँ पे करना चाहूँ, ठीक है, इस ब्लॉक का FBD मैं इस ब्लॉक के ऊपर बैठ के बनाऊंगा। ठीक है, तो अगेन मैं एक सीडो फोर्स ऐड करूंगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी? m1v1²/L1 ये हो जाएगी। तो फिर से देखो मैं नेट फोर्स 0 करूंगा तो मैं कहूंगा T1 इज इक्वल्स टू T2 प्लस दिस वैल्यू। सेम इक्वेशन, मतलब इक्वेशन नहीं बदलेगी आपकी, केवल आपके सोचने का तरीका बदला है। ठीक है, तो कमिंग बैक टू व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द सीडो फोर्स दैट यू विल यूज इफ यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन बाय सिटिंग ऑन द सर्कुलेटिंग पार्टिकल इटसेल्फ। ठीक है, जो सर्कल पे घूम रहा है उसके ऊपर बैठ जाओगे अगर तुम, तो तुम ये कहना स्टार्ट कर दोगे कि भाई ये तो रेस्ट पे है।
ठीक है, और अब तुम्हें सीडो फोर्स ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये जो सीडो फोर्स तुम ड्रॉ करोगे इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है, क्या ये रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होता है? बिल्कुल होता है बच्चों। जैसे हम एक कार में बैठे हैं, कार सीधी चल रही है, जब कार टर्न लेती है, ठीक है, कार जब एक टर्न पे जाती है तो हम बाहर की तरफ गिरने लगते हैं, हमको ऐसा लगता है हम बाहर की तरफ गिर रहे हैं, एक्चुअल में हमारी बॉडी सीधी जा रही होती है। मतलब ग्राउंड फ्रेम से देखने वाला बंदा बोलेगा कि अरे भैया कार मुड़ गई है, इसकी बॉडी तो सीधी जाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए ऐसा लगा कि वो गेट की तरफ, मतलब कि इस तरफ, जैसा कि कार इधर टर्न करी है तो इधर वाले जो गेट होते हैं हम उसकी तरफ गिरने लगते हैं। ठीक है, तो बाहर से देखने वाला बंदा बोलेगा कि ये सीधे जाने की कोशिश कर रही थी, इसकी बॉडी सीधी जाने की कोशिश कर रही थी, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ कि कार इधर मुड़ गई, बॉडी सीधी जा रही थी। ठीक है, अंदर कार के अंदर बैठा बंदा क्या बोलेगा कि घूमी कार, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग गया मेरे पे, क्योंकि मैं सर्कुलेटिंग फ्रेम में बैठा हूं तो मेरे पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा जो कि रेडियली आउटवर्ड होता है, उस फोर्स ने मुझे बाहर की तरफ झुका दिया। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स की बात अलग अलग लोग करते हैं। जो बंदा बाहर से देख रहा है सर्कुलर मोशन होते हुए वो सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करता है। ठीक है, वो कहता है कि ये सर्कल पे चल रहा है तो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा जो कि टुवर्ड्स सेंटर होना चाहिए। जो उस पे बैठा हुआ है वो कहता है कि मैं तो रेस्ट पे हूँ, ठीक है, फिर भी मुझे जो फोर्स फील हो रहा है बाहर की तरफ वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। क्लियर है? तो दैट इज द स्टोरी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। आज के क्लास में बच्चों मैं इतना ही करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इसका एक रियल लाइफ एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, आई होप यू हैव लर्नड गुड थिंग्स इन टुडेज सेशन एंड आई होप यू कंटिन्यू टू लर्न बेटर थिंग्स इन द अपकमिंग सेशंस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइस, टेक केयर, बाय बाय।